ऐसा माहौल बना जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता इस मरीज का? ब्रेन में ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जब ब्लीडिंग शुरू हो जाए। क्या हर सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर होता है? अगर सिर के दर्द के साथ आपको उल्टी हो रही है, क्या हर स्लिप डिस्क में ऑपरेशन जरूरी होता है? नहीं। कमर का दर्द और नेक का पेन भी जो है लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। बड़ा चर्चा है आजकल हर जगह, जहाँ पे खेलने जाओ चर्चा है ब्रास सिटी जिमखाना के नाम से। ब्रास सिटी जिमखाना का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है बैक टू प्लेग्राउंड। जो दर्द से लड़कर उम्मीदों की लौ जलाते हैं, जो दर्द से लड़कर उम्मीदों की लौ जलाते हैं, वही फरिश्ते जमीन पे डॉक्टर कहलाते हैं। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। कहते हैं भगवान जीवन देता है, लेकिन जब जिंदगी किसी मुश्किल मोड़ पर आकर ठहर जाती है, तब कुछ डॉक्टर्स अपनी प्रतिभा, अनुभव और समर्पण से उन्हें नई दिशा दे देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत मौजूद है। आज हमारे साथ हैं मुरादाबाद के ही नहीं बल्कि देश के प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जनों में से एक डॉक्टर संजय गुप्ता जी। कनाडा के विश्व प्रसिद्ध सिक किड्स हॉस्पिटल टोरंटो से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले डॉक्टर गुप्ता पिछले 2 दशकों से हजारों मरीजों के जीवन में नई उम्मीद जगा चुके हैं। वे कॉस्मोस हॉस्पिटल के डायरेक्टर, चाइल्ड एंड स्पाइन न्यूरोसर्जरी के विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित चिकित्सक, शोधकर्ता और शिक्षक भी हैं। आज हम उनसे जानेंगे दिमाग और रीढ़ की गंभीर बीमारियों से जुड़ी सच्चाइयां, आधुनिक न्यूरोसर्जरी की नई तकनीकें और एक सफल डॉक्टर बनने के पीछे उनकी प्रेरणादायक यात्रा। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसी शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को आपके ज्ञान से सर बहुत फायदा मिलने वाला है और आपने अपने इतनी बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला। सर, मुझे लगता है कि जब लोगों को पता चला, मेरे व्यूअर्स को, कि आप आने वाले हैं, तो लोगों में बड़ा क्रेज है सर आपको लेके। बड़े क्वेश्चंस मेरे से पूछे हैं मेरे व्यूअर्स ने, सब मैं आपसे पूछूंगा सर। सर, शुरुआत करें अगर आप आज्ञा तो। सर, डॉक्टर बनने का सपना कब और कैसे शुरू हुआ? कनाडा में सिक किड हॉस्पिटल टोरंटो में प्रशिक्षण का अनुभव कैसा रहा? वहां की कौन सी सीख आज भी आपके काम आती है? एक्चुअली पढ़ाई में तो मैं शुरू से ही ठीक था सर। पर क्योंकि एक बिजनेस फैमिली से मैं निकला हूँ, मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है सर। सो बट क्योंकि कुछ अलग करने की इच्छा थी तो शुरू से ही घर में ये झुकाव था कि हम लोग बिजनेस की तरफ जाते थे। सर। और फैमिली में जितने भी, क्योंकि हमारे में बहुत बड़ी फैमिली है, सब लोग बिजनेस की तरफ गए हैं। पर पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से मुझे उन दिनों में डॉक्टर या इंजीनियर 2 ही चीज़ों का क्रेज हुआ करता था। जी सर। मेरा हमेशा डॉक्टर की तरफ क्रेज रहा, इसी वजह से कि हो सकता है मैं कुछ आगे ज़्यादा कर सकूं सर। और इसी वजह से मैं डॉक्टर बना। और सिक किड्स हॉस्पिटल एक्चुअली बहुत पुराना हॉस्पिटल है जिसका कि ये बच्चों का हॉस्पिटल है सर। टोरंटो में। और दुनिया में 2 हॉस्पिटल हैं, एक सिक किड्स हॉस्पिटल के नाम से, एक ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट लंदन में है और एक टोरंटो में है। तो दुनिया में 2 हैं सर। और इन मोस्ट ऑफ द जो इनोवेशंस बच्चों की सर्जरी से या बच्चों के बारे में हुई हैं वो इन 2-3 हॉस्पिटल से निकली है स्टार्टिंग में। अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल बन गए पूरी दुनिया में जो कि सिर्फ बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं सर। मुझे वहाँ 1 साल की फेलोशिप मिली थी जिसके लिए मैं गया था और बच्चों के दिमाग और स्पाइन की सर्जरी के लिए मैंने वहाँ स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। और उसके अलावा मैंने वहाँ एक अलग टाइप की ट्रेनिंग ली थी जो थी एपिलेप्सी के बच्चों के ऑपरेशन के बारे में। अरे गुड। तो पर यहाँ क्योंकि एपिलेप्सी की सर्जरी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, ऑपरेट करना उनको ज़्यादा कॉस्टली और डिफ़िकल्ट भी है, तो यहाँ वो तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पर हाँ, बच्चों के स्पाइन की और बच्चों के ब्रेन की सर्जरी के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया है। और 2 साल में फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में रहा एज ए पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन, बच्चों के न्यूरोसर्जन। नहीं सर, आपके ज्ञान का लाभ लोगों को मिल रहा है सर, नो डाउट। सर, अपने परिवार के बारे में सर कुछ बताइए। भाभी जी हमारी डॉक्टर हैं। हाँ, मेरे एक्चुअली जैसे मैंने बताया पिताजी तो बिजनेसमैन थे सर। मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर। वहीं उनकी एक जैसे शॉप होती है वो थी। एंड मेरी जो धर्मपत्नी वाइफ हैं वो मेरे साथ ही पढ़ती थी MBBS में और हम लोगों ने दोनों ने एक साथ किया है। वेरी गुड। एंड उसके बाद जहाँ जहाँ मैं गया, क्योंकि मुझे कई जगह जाना पड़ा, तो वहाँ सब जगह वो साथ रहीं।
वेरी गुड। दोनों बच्चे मेरे जो हैं वो यूएस में हैं। बड़ी बच्ची, उन दोनों बच्चों ने किसी ने डॉक्टरी नहीं ली। अच्छा। बट जो है चांस की बात है कि बड़ी बच्ची, जो बड़ी लड़की जो है, उसने मटेरियल साइंस में पीएचडी की है यूएसए से, सर और अभी वहाँ जॉब कर रही है न्यूयॉर्क में। वेरी गुड। एंड बेटा ने कंप्यूटर साइंस, कोग्निटिव साइंस से ग्रेजुएशन किया था, वो भी यूएसए किया था, कैलिफोर्निया से। और अभी उसने एमएस कंप्लीट किया है बिजनेस साइंस में, बहुत बिजनेस बढ़िया, में। बहुत बढ़िया। और उसका भी आगे देखिए क्या प्लान है, हो सकता है वो इंडिया वापस आ जाए। सर उनके बेहतर भविष्य के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। और सर आपके बच्चे हैं तो नो डाउट बहुत इंटेलिजेंट होंगे, इसमें कोई तरह नहीं है। सर एक छोटा पर्सनल क्वेश्चन, सर विदेश में बेहतर अफसर होने के बावजूद आपने भारत लौटकर सेवा करने का निर्णय क्यों लिया सर? एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर। विदेश में। ऑफ कोर्स अवसर तो अच्छे होते हैं, पर मेरा एक्चुअली, मैं 8 साल तक साई हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी कर चुका था न्यूरोसर्जरी की, उसके बाद गया हूँ। नॉर्मली लोग जाते हैं एमबीबीएस एमसीएच वगैरह करने के इमीडिएटली बाद। सर मैं इमीडिएटली बाद नहीं गया था। सर मैं 10 से 12 साल इंडिया में काम करने के बाद यूएस गया था, क्योंकि मुझे फेलोशिप की एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। वो फेलोशिप का एक लिमिटेड पीरियड होता है, 1 साल। उसके बाद मुझे लगा कि मैं क्योंकि इंडिया में न्यूरोसर्जरी डेवलप तो बहुत हो गई अब सर, पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ इंडिया में। बहुत बढ़िया। और दूसरा, तब तक हम लोगों ने एक अपना कॉस्मोस हॉस्पिटल का सेटअप भी तैयार ऑलमोस्ट करने के पर उसमें थे। तो इस वजह से मुझे तो खैर भारत आना ही था, मेरा कोई भी विचार नहीं था कि मैं यूएस में या कनाडा में रहूँगा। सर तो मैं गया ही नहीं था इस इंटेंशन से, तो रुकने। बहुत बढ़िया सर। अगर आप बाहर चले जाते हो तो आपके ज्ञान का फायदा हिंदुस्तान के लोगों को कैसे मिल पाता? सही है। सर न्यूरो सर्जन होने के नाते कभी कोई ऐसा पल आया, ऐसा माहौल बना जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता इस मरीज का, और लेकिन वो मरीज बच गया? न्यूरो सर्जरी एक्चुअली ऐसी एक ब्रांच है, जब आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, जब मैंने न्यूरो सर्जरी स्टार्ट की थी 1993 में, सर उस टाइम ये पल बहुत कॉमन हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम बहुत कम मरीज बचा करते थे न्यूरो सर्जरी के बाद, क्योंकि वो कितने कॉम्प्लिकेटेड, उस टाइम सुविधाएं भी कम थी। सर अब हर जगह सीटी स्कैन अवेलेबल हो गया है, एमआरआई अवेलेबल हो गया है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पहले से गैस कर सकते हैं कि ये मुझे अंदर ऑपरेशन के टाइम मिलेगा। अच्छा आइडिया हो गया पहले से। परंतु जब हमने स्टार्ट किया था ऐसा नहीं था। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार ऐसा पल आया है जबकि मुझे लगता है कि ये तो मैंने न्यूरो सर्जरी क्यों ली, कि मैं डॉक्टर क्यों बना। ऐसा नहीं है कि ऐसा कई बार होता है, आज के डेट में भी ऐसा हो जाता है। ब्रेन में ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जब ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या कोई बड़ी नस कट जाए, या जो ऑपरेशन से पहले ब्लॉक, टेम्परेरी ब्लॉक, और आप जैसे क्लॉट हटाएं वो स्टार्ट हो जाए। ऐसा बहुत कॉमन होता है। अरे बाप रे। और उसको आपको एक्सपीरियंस के साथ आप समझ जाते हैं कि कैसे उसको बंद करना है। सर और ब्रेन और स्पाइन सर्जरी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर्जरी की बीमारी की दिक्कत है कि आदमी अगर बच भी जाता है तो कई बार अपाहिज हो जाता है, अरे बाप रे। एंड या फिर कई बार पूरी ज़िंदगी भर कोमा की स्टेज में पड़ा रहता है। सर तो कई बार ये ऐसा लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अरे बाप रे। बट आज की डेट में हमारी, ये आज से 20-25-30 साल पहले तो नहीं रहा था, पर आज की डेट में हम लोग अधिकतर मरीज बचा पाते हैं और उनका ठीक ठाक अच्छे रिजल्ट आते हैं, बिकॉज की फैसिलिटीज भी अच्छी हो गई हैं, ऑपरेशन का टाइम भी छोटा हो गया है, हमारे पास नई बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं जिससे कि सर्जरी काफ़ी सेफ हो गई है। सर तो पहले तो हम लोग 10-15% मोर्टेलिटी, मतलब कि डेथ सर्जरी के बाद मानते थे। पहले। आज के डेट में जो एवरेज डेथ है, मतलब जैसे एक नॉर्मल हर्निया के केस में जाएं, अच्छा। या किसी पेट के ऑपरेशन के लिए जाएं, उसमें जितनी डेथ होगी उससे ज़्यादा डेथ बहुत कम। सर मेरे सुनने में तो कभी ऐसा नहीं आया, मतलब मेरा कोई जान पहचान का मरीज आपके पास गया हो और उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो, 100% सर रिकवरी हुई है उन्हें तो। नहीं, अब तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। सर स्ट्रोक आने से पहले शरीर कौन कौन से संकेत देता है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो मरीज की जान ले सकती हैं? स्ट्रोक का ना सबसे बड़ा कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल। सर डायबिटिक, सर ब्लड प्रेशर जो कि हम प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करते, अगर वो अपने टाइम पे कंट्रोल करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग बहुत बुरी चीज़ है स्ट्रोक के लिए, क्योंकि स्मोकिंग से जितनी भी खून की नसें हैं वो हार्ट के लिए भी नुकसानदायक है और किसी भी ब्लड की नस।
तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है स्ट्रोक, किसी भी स्ट्रोक से पहले, स्ट्रोक को बचाने के लिए। सर अगर स्ट्रोक किसी को हो जाता है, स्ट्रोक का मेन इंडिकेशन ये है कि उसका एक साइड अपाहिज हो जाए, एक साइड से, एक साइड की रोशनी चले जाए, या किसी किसी को सीजर मतलब दौरा पड़ जाता है, तो उस केस में स्ट्रोक हो सकता है। नॉर्मली पहले तो हम उम्मीद करते थे कि 60, 65, 70 साल की उम्र में स्ट्रोक आएगा, सर पर अनफॉर्चुनेटली जो अब हमारा लाइफस्टाइल और बाकी चीज़ें इतनी चेंज हो चुकी हैं सर कि अब स्ट्रोक कई बार हम सुनते हैं कि 20 साल की एज में आ हाँ गया, सर 30 साल की एज हाँ में, कोई एज नहीं रही है। which is, मतलब एज अब कोई नहीं रही, कोई एज नहीं रही ठीक है ना इनफैक्ट। और सबसे बड़ा कारण हमारा लाइफस्टाइल ही है उसके। सर तो व्यूअर्स मुझे लगता है कि जैसे सर ने बताया है कि आप अपना डायबिटीज हमेशा चेक करें, कंट्रोल रखें, अपने बीपी को हमेशा कंट्रोल रखें, और स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें, ये तो बहुत ही गलत है। मुझे लगता है कि स्मोकिंग आज सब लोग प्रण लें डॉक्टर साहब की बात सुन के कि आज ही छोड़ दें सब लोग। स्मोकिंग हार्ट के लिए भी नुकसानदायक है, सर ब्रेन के लिए भी नुकसानदायक है, और शरीर का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि स्मोकिंग नुकसान से ना अफेक्ट देता हो, नुकसान देता हो। सर क्या हर सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर होता है? इसकी शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, और क्या ब्रेन ट्यूमर पूरी तरह ठीक हो सकता है सर? देखिए, सिर्फ 1% हेडेक जो होते हैं ना वो ब्रेन ट्यूमर होते हैं। सर 1%? 1% से भी कम। सर अधिकतर सिर के दर्द जो होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से होते हैं या माइग्रेन की वजह से होते हैं, परंतु उसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि अगर हो तो हमें जरूर इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। अगर सिर के दर्द के साथ आपको उल्टी हो रही है सर और सुबह सुबह एकदम आप उठते हैं तो एकदम तेजी से सिर में दर्द है और उल्टी हो गई, वो एक ऐसा इंडिकेशन है जिसको कि आपको सीरियसली लेना चाहिए। सर दूसरा एक ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक हाथ पैर कमज़ोर हो गया कुछ टाइम के लिए, या कोई दौरे आ गए हैं, या फिर आपको आंखों की रोशनी में कुछ फ़र्क पड़ने लगा है, सर तो उस टाइम आपको डेफिनेटली चेकअप कराना चाहिए। सर बड़े अच्छे संकेत आपने दोनों दिए, दोनों संकेत ध्यान रखने वाले हैं। और सर ये मुझे लगता है कि व्यूअर्स को हमारे बहुत फायदा पहुंच रहा है। सर कमर दर्द और स्लिप डिस्क में क्या अंतर है? क्या हर स्लिप डिस्क में ऑपरेशन जरूरी होता है सर? नहीं, बहुत कम स्लिप डिस्क में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है सर। मुझे लगता है 5 से 7% से ज़्यादा नहीं पड़ती है। हर कमर दर्द स्लिप डिस्क नहीं होता, अधिकतर बार ये मस्कुलर स्प्रेन होता है सर आज की डेट में। जैसे मैंने लाइफस्टाइल ब्रेन के लिए कहा, उसी तरह लाइफस्टाइल कमर का दर्द और नेक का पेन भी जो है लाइफस्टाइल से रिलेटेड है सर अधिकतर बार। सर मतलब हमेशा नहीं, बट अधिकतर बार जो हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं, सर उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट एक ही तरफ देखते रहते हैं, एक ही तरफ बैठे रहते हैं, वो हिलते नहीं है। बच्चे गेम करते हैं, खेलते हैं तो खेलते रहते हैं उसके ऊपर, वो नहीं हिलते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो उनको उस पर्टिकुलर पोजीशन में कमर में या नेक में पेन आने लग जाता है। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी अगर आपको बैठ के काम करना है या कुछ कंप्यूटर पे वर्क करना है या लैपटॉप पे काम करना है या गेम खेलनी है, तो एक तो कंटिन्यूस ना करें, बीच में ब्रेक लें हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद। दूसरा, उसको गर्दन झुका के ना करें। कभी भी कंप्यूटर का अगर लैपटॉप रखा है तो उसके आगे नीचे कुछ स्लांट होना चाहिए, अच्छा सर, सो दैट वो आपकी आई लेवल पे आए। नोट आप ऐसे झुक के नहीं देख रहे हैं, आपको सामने देखना है, तो आपके नेक का पेन और बैक का पेन कम होगा। मूवमेंट जरूर करते रहना चाहिए, तो ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए। अगर पेन ज़्यादा हो जाता है तो फिर जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सर अभी कुछ टाइम पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था रितु नारंग मैम के साथ, तो उन्होंने कुछ योगा भी करके दिखाए थे कि वो करने से आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। एक्चुअली योगा का और स्पाइनल एक्सरसाइज का बैक पेन के और नेक पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ आसन है जो कि बहुत जरूर डेली करने चाहिए। 5 से 7 मिनट अगर आप बैक को देते हैं डेली अपने रूटीन में, कि जैसे सर्वांग आसन है या नौकाय आसन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बैक में पेन नहीं होगा, बैक की मसल स्ट्रॉन्ग होंगी, नेक की मसल स्ट्रॉन्ग, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बताया आपने? एक तो नौकाय आसन, सर्वांग आसन है, सर्वांग आसन, एक नौकाय आसन है कमर के लिए सबसे अच्छा। और भी बहुत आसन है, वो योगा एक्सपर्ट ज्यादा अच्छे से बताते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर बच्चों में कौन सी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं, और माता पिता किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें? देखिए, बच्चों में ना कुछ चीजें न्यूरोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। पहली तो फिट्स की है, दौरों की है। अधिकतर दौरे जो होते हैं वो 5 साल 7 साल 8 साल 4 साल की एज में स्टार्ट होते हैं। और दौरों की बीमारी के बारे में मैं मतलब जो भावना है हमारे देश में, वो के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक तो दौरों की बीमारी अनकॉमन नहीं है, ये
दुनिया में 1 से 2% लोगों में होती है, पूरा सर पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि अगर 100 लोग हों तो 1 या 2% को, 2 लोगों को ये दोहरा कभी ना बहुत कभी बड़ी संख्या है सर। अच्छी संख्या है, ज़्यादा संख्या है। तो दोहरा का मतलब ये नहीं कि उसको कोई वो ग्रो नहीं कर सकता, वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। सर तो पहली चीज़ ये कि इस मिसकंसेप्शन को हमें हटाना चाहिए। सर दोहरों की बीमारी है, ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, उसके लिए दवाई लेनी है, ऐसे ही दोहरों के लिए दवाई लेनी है। सर और अधिकतर दोहरों में कोई कारण नहीं मिलता, कोई बात नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अधिकतर दोहरे की बीमारी जिसको होती है, बच्चे को होती है, वो 2-3 साल ट्रीटमेंट के बाद उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं होती। ठीक हो जाता है। उसमें से सिर्फ 10% लोगों को, उन 100 में से 10% लोगों को आगे दवाई की जरूरत पड़ती है। कितने टाइम तक सर? ये डिपेंड करता है, 2-3 साल से ज़्यादा भी पड़ सकती है। और हमारे देश में एक जो कि बहुत अनयूजुअल है दोहरों के लिए, जो हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बच्चों में भी और अडल्ट में भी, वो जो हेलमिंथिस का कीड़ा है वो ब्रेन में चला जाता है। बिकॉज हम सब्जियां धो के नहीं खाते हैं, या फिर मीट को अनकुक्ड मीट खाते हैं, तो उस वजह से ब्रेन में कीड़ा जाने के चांस रहते हैं, और वो काफ़ी कुछ दोहरा कर सकता है। अच्छा। उसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली ट्रीटेबल है। सर और टीबी के भी बहुत से लक्षण होते हैं, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। और उसके अलावा बच्चों में जो बीमारियां होती हैं, काफ़ी बीमारी पे हमने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो गई, जैसे कि आज से सपोज 25 साल पहले, 20 साल पहले हम लोग जो ब्रेन में और कमर में डिफेक्ट बन जाते थे स्पाइन में, वो बहुत कॉमन थे। जब से हमने फोलिक एसिड यूज करना शुरू किया है प्रेगनेंसी के टाइम, तो ये ब्रेन के डिफेक्ट बहुत कम हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत कम हो गए। और अब पहले हम लोग जब मैं एमसीएच कर रहा था, तो हर ऑपरेशन थिएटर में कम से कम 1 से 2 केस ऑपरेट करते थे। ऐसे होते थे? सबसे कॉमन सर्जरी हुआ करती थी। सर अब हम कई बार पूरे साल में 2 केस 3 केस से ज़्यादा नहीं होते हैं। उसके लिए 2 चीज़ देखनी है। एक तो हमें फोलिक एसिड प्रेगनेंसी से पहले अगर स्टार्ट कर सकते हैं तो कर लें, या जितनी जल्दी हो सकता है। ये अब मैटरनल हेल्थ केयर में गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है, हो गया है। और सेकेंडली जो हमें करनी है कि हमें अल्ट्रासाउंड रिपीटेडली कराना चाहिए। और अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं पहले 2 महीने या 3 महीने पे, तो हमें चेक करना चाहिए कि उसको कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है, मतलब ब्रेन से या स्पाइन से रिलेटेड डिफेक्ट तो नहीं है। कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये 2 चीज़ें अगर देखते हैं तो आप मतलब रेस्ट एश्योर्ड कि आपको बच्चों को प्रॉब्लम स्पाइन से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड ये वाली नहीं होगी। सर जैसे आपके बारे में हमें पता है कि आप थोड़ा स्पोर्ट्स लवर हैं, बहुत खेल प्रेमी हैं, मैं भी सर बहुत खेल प्रेमी हूँ। तो सर एक बड़ा चर्चा है आजकल हर जगह जहाँ पे खेलने जाओ, चर्चा है कि आप एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, ब्रास सिटी जिमखाना के नाम से। सर इसके पीछे आपका क्या सपना है, और सर ये कौन कौन सी सुविधाओं से उपलब्ध है? एक्चुअली स्पोर्ट्स ना मेरे दिल से छूने वाली चीज़ है सर। मैं खुद हाफ मैराथन जाता हूँ हर साल, एक या 2 बार, और पिछले 10 साल से रेगुलरली जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और उसके अलावा टेनिस भी खेलता हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ। मेरे फादर कभी पंजाब की तरफ से फुटबॉल खेला करते थे। गुड। एंड वो अलग बात है कि उसका पढ़ाई में जाने के बाद हम लोगों का गेम छूट गया, टाइम नहीं दे पाए सर। पिछले 10-15 साल से मतलब स्पोर्ट्स के बारे में हमारा एक कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ है सर। और कोविड का एक ऐसा सीन था सर, जबकि मतलब कोविड एक महाबीमारी तो थी सर, उसने एक चीज बहुत अच्छे से प्रूव की सर, कि अगर आदमी फिट होगा, इम्यूनिटी होगी, फिट होगा सर, तो वो कोविड से बच सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना। अगर अधिकतर लोग जो कोविड के टाइम जो इस दुनिया को छोड़ के गए, वो या तो ओबीज थे, डायबिटिक थे, या किडनी की डिजीज थी, या एज थे। अच्छे एज लोग भी अगर वो फिट थे तो वो सरवाइव कर सके। बहुत बढ़िया, है ना। उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी और उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कोविड ने जरूर हम लोगों को ये चीज़ दिखाई है कि हमारा फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा जो है मसल बनाए और बहुत ज़्यादा एक जिम का मतलब फिटनेस मीन्स कि वो जो है बहुत ज़्यादा ओबीज ना हो, एक नॉर्मल बीएमआई हो उसका, और एडिक्वेट राइट फूड वो खाता हो। एंड तो और एक स्पोर्ट्स मेरी रिकमेंडेशन है कि आदमी को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, एटलीस्ट एक स्पोर्ट उसको ज़िंदगी में आना चाहिए। स्पोर्ट्स है मेरा मतलब ये ऑनलाइन गेमिंग, कैरम और चेस ये नहीं है ग्राउंड पे जाके। हाँ, ये कैरम चेस बहुत अच्छे हैं,
आपके मेंटल के लिए, मेंटल मेकअप के लिए। इवन गेमिंग बहुत अच्छी है, अगर ऑनलाइन गेमिंग आप करते हैं या करते हैं, अच्छी है आपके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। सर जैसे धोनी का एक फेवरेट स्पोर्ट्स हुआ करता था, वो जब खेलता था तो वो ऑनलाइन गेमिंग बहुत करता था, तो उसके अंदर हाथ की रिफ्लेक्सेस और रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छी थी। अरे गुड। पर ये चीज़ जो है ना, ये आप अगर 24 घंटे करेंगे तो आपको नुकसानदायक है, जो कि आज के बच्चों में डेवलप हो गया। सर सर बच्चे को से हमारा जो ब्रासिटी जिम खाना का जो मेन लोगो है या हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, सर वो है बैक टू प्लेग्राउंड। बैक टू प्लेग्राउंड। सो बैक टू प्लेग्राउंड मीन्स अब हर बच्चा या अडल्ट भी अपने 24 घंटे मोबाइल पे रहता है, सोशल मीडिया पे रहता है, और उसको गेम, उसको फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन उसका कम हो गया है। ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं बच्चे और एक दूसरे को उसके ऑनलाइन नाम से, स्क्रीन नाम से जानते हैं, तो वो गलत है। सर मतलब मुझे अपना बचपना याद है, जब हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए कहीं भी चले जाया करते थे हम लोग, मोबाइल नहीं था ऑफ कोर्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने ब्रासिटी जिम खाना या स्पोर्ट्स क्लब का रखा, तो हमारा यही था कि एक समाज के लिए भी कुछ हो जाएगा, सर पर बच्चों को वापस लाना है प्लेग्राउंड में। सर एंड मतलब ऑनलाइन टू ऑफलाइन, वी हैव टू ब्रिंग देम बैक टू ऑफलाइन। मैं समझ गया। मतलब बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया, बैक टू प्लेग्राउंड, Back to सब लोग वापस प्लेग्राउंड पर। हाँ, सर कोई परिवार अगर पहली बार ब्रासिटी जिम खाना जाए तो ऐसे उसे ऐसा वहां पे क्या मिलेगा जो मुरादाबाद में एक ही जगह पे उपलब्ध है? देखिए, ब्रासिटी जिम खाना में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, ये अगर हम लोग यहाँ भी अब खेलते हैं, कहीं और भी खेलते हैं, तो अगर टेनिस के कोर्ट्स हैं तो एक कोर्ट टेनिस का होगा, बच्चा जाएगा खेलने के लिए, मदर के लिए कुछ नहीं है, सर दूसरे बच्चे के लिए कुछ नहीं है। तो ब्रासिटी जिम खाना में कभी फैमिली जाएगी सर तो उसके पास सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। मदर, कोई अगर फादर जिम जाना चाहते हो तो जिम कर सकेगा, सर कोई टेनिस खेलना चाहता है, बैडमिंटन खेलना चाहता है, स्विमिंग करना चाहता है, इवन पिकल बॉल खेलना चाहता है या शूटिंग करना चाहता है, वो करेगा। अगर सिर्फ वो भी नहीं खेलना चाहता तो वो वॉकिंग कर सकता है सर या रनिंग कर सकता है, सर क्योंकि वहाँ उसको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एक प्लेग्राउंड टाइप का मिलेगा जहाँ वो आराम से वॉक कर सकता क्या है। बात बच्चा अपना गेम खेल रहा है और मदर या फादर जो अपना वॉक कर सकते हैं। सर सर फिर ब्रासिटी जिम खाना में हम लोग 1-2 रेस्टोरेंट भी बनाएंगे, सर तो जहाँ अगर बाद में फैमिली टाइम प्लेग्राउंड में गुजार कर रेस्टोरेंट में खाना वाना खा के भी आ सकते हैं। सर 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 मतलब सर स्पोर्ट्स का बफे है सर। हाँ, कुछ भी sports- करो आप, कुछ भी करो। ये स्पोर्ट्स का बफे है, राइट। क्योंकि इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी स्पोर्ट्स मिलेंगे। सर अगर आज एक बच्चा अपना मोबाइल छोड़कर सिर्फ 1 घंटा किसी गेम को दे तो सर 10 साल बाद उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा? देखिए, गेम स्पोर्ट्स जो है ना, कई चीज़ें सिखाता है। सर पहली चीज़ जो स्पोर्ट्स सिखाता है वो है कि फिजिकल फिटनेस तो सबको पता ही है, सर बट मेंटल फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्पिटिटिवनेस स्पोर्ट्स सिखाता है, सर हारना स्पोर्ट्स सिखाता है, सर हार को कैसे लेना है वो स्पोर्ट्स सिखाता है। हार को कैसे लेना है, बहुत बिकॉज बढ़िया। आजकल जो है बच्चे जो है ना, जैसे हम इंसिडेंट सुनते हैं कि सुसाइड कर लिया, मेरे 12th में कम मार्क्स आए, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और बच्चे ने सुसाइड, बहुत कॉमन है। नीट का एक पेपर लीक हो गया, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन, तो और ये स्पोर्ट्स सिखाता है। सो स्पोर्ट्स सिखाता ये सिखाता है कि आप हारें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इट इज़ नॉट दैट कि आपको हार जाना है बिल्कुल ही। और एक मेंटल फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मुझे लगता है ये तो आपने बड़ा बढ़िया मैसेज दे दिया आज कि स्पोर्ट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको हारना सिखाता है और हर आदमी को हारना भी आना चाहिए, तभी वो आगे जीतेगा। बहुत बढ़िया, समझ आ गया। सर अगर आप पूरे मुरादाबाद को सिर्फ एक संदेश देना चाहें कि वो ब्रासिटी जिमखाना क्यों आए, तो आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ब्रासिटी जिमखाना है क्योंकि उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा सर और उसको वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो कि वो एक अच्छे कॉम्प्लेक्स में जा सके और जहां उसे वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल वर्ल्ड सके। क्लास सर। जो कि जहां आपको टेनिस भी मिल सके, बैडमिंटन भी है, स्विमिंग भी है, इंडोर स्विमिंग पूल है सर और जो कि 12 महीने चलेगा। सर हीटेड स्विमिंग पूल है। अच्छा और फिर आपका पिकल बॉल जैसे कोर्ट गेम्स हैं जो कि अभी नए डेवलप हो रहे हैं। सर। हम लोगों ने एक शूटिंग रेंज भी बनाई है अरे very क्योंकि good. शूटिंग रेंज
और जितने भी स्पोर्ट्स हमारे हैं ये सब नेशनल फेडरेशन से एसोसिएटेड होंगे। सर सर हम लोगों ने जो कोचेस रखे हैं वो भी एक रिकॉग्नाइज कोचेस हैं और सब नेशनल रेप्यूट के होंगे। सर अभी अभी हमारा जिमखाना तैयार नहीं हुआ है, प्रोबब्ली अक्टूबर तक होगा। पर हमें पहला टूर्नामेंट यूपी स्टेट बैडमिंटन का मिला हुआ है जिसमें 550 बच्चे सर आए देखा हैं। हमने अखबार में देखा सर। हाँ, 550 बच्चे आए हैं सर और आज फाइनल है। उसके बाद हम लोग एक टेबल टेनिस का टूर्नामेंट करा रहे हैं 3 और 4 अक्टूबर को, मास्टर्स का। सर एंड तभी हमारा एक लॉन टेनिस का टूर्नामेंट भी प्रपोज्ड है अक्टूबर में ही। तो सपोज अक्टूबर तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके अलावा जो हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हैं वो हॉस्टल की दे रहे हैं। अच्छा, हॉस्टल भी है सर? हॉस्टल भी है। बहुत ही बढ़िया। तो हमारे पास एक 60 से 62 बच्चों के रहने के लिए एक हॉस्टल है। वेरी गुड जैसे मुरादाबाद के बच्चे को कुछ स्पोर्ट्स करना होता है तो वो या तो दिल्ली जाता है सर। या फिर बेंगलोर या कहीं हरियाणा में जाता है जहाँ की एक कॉन्सेप्ट है, और वहाँ रुकता है और फिर वो अपनी कोचिंग करता है स्पोर्ट्स के, वहाँ पे हाँ है ना। अब हम लोगों ने यहाँ हॉस्टल इसलिए दिया है ताकि आसपास के जो बच्चे हैं वो यहाँ आके अगर छुट्टियों में आए एक महीना हाउस रुके, हो गया। एक महीना रुके, अपनी ट्रेन कोचिंग पूरी करें, तो उन्हें सिर्फ कोचिंग करने के लिए दूर नहीं जाना है। बहुत ही बढ़िया सर, आपकी सोच को सलाम सर, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है सर। सर आप इतने व्यस्त होने के बाद भी सर मैराथन, हाफ मैराथन दौड़ते हैं, मतलब इसके क्या राज है सर? कितना किलोमीटर की होती है सर हाफ मैराथन? हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की होती है। सर दौड़ते हैं लगातार? हाँ हाँ, मैं अरे ग्रेट ग्रेट और टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम 10 साल से सेम ही रहा है। सर। तो एक्चुअली ये एक अच्छी आदत तो मुझे लगता है बहुत मैंने बढ़िया डाली सर, है। मतलब एक आपके प्रति सम्मान और बढ़ रहा है। कितने बिजी डॉक्टर और सर हाफ मैराथन दौड़ते हैं, तब वेरी बहुत बड़ी बात है सर, बहुत मजा आया सर। सर अगर पूरे देश को सिर्फ आप 1 मिनट में एक संदेश देना चाहें जिससे वो अपनी दिमाग और रीढ़ को स्वस्थ रख सकें, तो आप क्या कहेंगे सर? मेंटल फिटनेस, बैक की फिटनेस, सर कुछ चीज़ों के लिए, सबके लिए स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स है ना। स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा, स्ट्रेचिंग। और स्ट्रेचिंग को हम लोग कम इंपॉर्टेंस देते हैं। आज की डेट में भी बच्चे खेलते हैं और चले जाते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। अगर स्ट्रेचिंग हम डेली करते हैं और उसके साथ किसी गेम के साथ भी, तो उसको पेन नहीं होगा सर। सर तो इसलिए एक कोच जिस तरीके से बता रहा है आपको कि ये स्ट्रेचिंग करनी है 10 मिनट, उसके रूल उसको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि मैं खेल लिया, मेरा काम हो गया, मैं भाग रहा हूँ, ये गलत है। और मेरा देश को संदेश एक है कि हर आदमी को अपने जीवन में एक स्पोर्ट जरूर फॉलो करना चाहिए। मतलब एक स्पोर्ट्स जो कि आप घर के बाहर जाके खेलें, घर में नहीं, करके मतलब घर में जाएंगे और 1 घंटा वो आदमी जरूर दे, तो उससे उसका मेंटल और बैलेंस जो है ना हमेशा ठीक रहेगा। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब से बड़ा मजा आ रहा है बात करके, और डॉक्टर साहब ने जिम खाना बनाया, उसका नाम, उसका स्लोगन दिया है बैक टू प्लेग्राउंड। तो सब लोग प्लेग्राउंड ज्वाइन करें, और बड़ा अच्छा है, 1 घंटा 24 घंटे में अपने लिए दे सकते हैं आप। सर ये जब से पता चला कि हमारे व्यूअर्स को कि आप आने वाले हैं, तो लोगों में बड़ा क्रेज है सर। कुछ लोगों ने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं सर, आप इजाज़त दें तो मैं पूछूं आपसे। सर ये बिट्टू चौधरी जी हैं सर, ये पता कर रहे हैं कि क्या लंबे समय तक मोबाइल चलाने से दिमाग कमज़ोर होता है? देखिए एक्चुअली इसके बारे में ना कोई जो है साइंटिफिक प्रूफ तो कोई नहीं है। कोई प्रूफ नहीं है सर दिमाग कमज़ोर होने का या फास्ट होने का या कोई ब्रेन ट्यूमर हो जाए, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है सर। कुछ चीज़ें लोग कहते हैं, रिसर्च चल रही है, बट हाँ लंबे टाइम तक अगर आप मोबाइल पे, स्क्रीन पे लगे रहेंगे तो आप ना उसके बाद एक तो ये कई चीज़ें नुकसान कर सकता है। लॉन्ग टाइम अगर स्क्रीन पे आप लॉन्ग टाइम लगे रहते हैं, चाहे मोबाइल की हो, चाहे टीवी की हो, चाहे लैपटॉप हो, तो ये एपिलेप्सी के जो पेशेंट होते हैं सर, उनके अंदर सीजर को या फिट्स को ट्रिगर कर सकता है। अच्छा ये सी लंबे लॉन्ग टाइम हाँ, उसके अगर लॉन्ग टाइम रहेंगे। एपिलेप्सी के पेशेंट को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और दूसरे बच्चों को भी, क्योंकि लॉन्ग टाइम स्क्रीन तो अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ठीक नहीं है। सर एक अशोक भूटानी जी हैं सर, इनका क्वेश्चन है, एक न्यूरोसर्जन के नजरिए से बताएं कि खेल हमारे दिमाग के लिए कितना जरूरी है। सर ये तो बता ही चुके सर, आप काफी कुछ बता चुके। भूटानी जी आप ये देखिए, इसमें सब कुछ बता दिया इन्होंने हमें। एक सफल डॉक्टर बनने के लिए सबसे 3 जरूरी गुण क्या हैं? ये सब तनिष्का भारद्वाज जी हैं, एमडीए से ही पूछती हैं। मे भी आपको ऐसे कोई डॉक्टर बनना चाहती होंगी, सर बता दीजिए ने कोई 3 राज जिससे अच्छा डॉक्टर बन सके। पहली चीज़ तो ये है कि 3 राज, मेहनत तो करनी पड़ती है सर, है ना। आज के डेट में तो आपको पता है कि नीट देना है, हमारे टाइम में नीट नहीं था,
सर बट नीट के लिए आपको सब्जेक्ट तो आने चाहिए। सर और सब्जेक्ट आने का मतलब ये नहीं है कि जो है उनको रटना है, उनको सीखना चाहिए अच्छे से। एंड पेशेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार में अगर आप नीट क्लियर नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकेंड टाइम नहीं कर सकेंगे। परसुएशन, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ट्रिपल पी फार्मूला है। ट्रिपल पी। मुझे लगता है कि तनिष्ठा जी आपको अपना जवाब मिल गया होगा। सर ये मीरा शर्मा जी एमडी से ही पूछती हैं, अच्छा क्वेश्चन है सर, अगर किसी को अचानक स्ट्रोक आ जाए तो पहले 10 मिनट में उसे क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, सही कहा आपने। सर सर सी स्ट्रोक के लिए ना 3 से 4.5 घंटे का गोल्डन पीरियड का टाइम, 3 से 4 घंटे का, 4.5 घंटे का गोल्डन पीरियड है। सर। अगर किसी को स्ट्रोक आता है, किसी को लगता है कि मुझे स्ट्रोक आ रहा है, ये जैसे लग रहा है, तो उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, किसी को अगर पैरालिसिस हो गया है या किसी को फेस पे पैरालिसिस हो गया है, इसकी आंख की रोशनी चली गई है, क्योंकि 3 से 3.5-4 घंटे के बीच में हम लोग एक इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसको हम लोग थ्रोम्बोक्सिन बोलते हैं। तो उससे खून पतला करने का इंजेक्शन होता है, जिससे कि आप क्लोट को इमीडिएटली घोल सकते हैं, एकदम आराम मिलेगा उससे। ठीक है सर। उससे भी अच्छी सुविधाएं अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली अभी मुरादाबाद में नहीं है। हम लोग उसको क्लोट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। उस क्लोट को हम लोग जैसे एंजियोग्राफी करते हैं उसी तरीके से बहुत बढ़िया। तो इसलिए पहली चीज़ ये कि अगर आपको स्ट्रोक का जैसे कोई सिम्टम लग रहा है तो उसे हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना एकदम चाहिए। ले जाए। एक डेडिकेटेड स्ट्रोक टीम अगर शहर में है तो उससे अच्छा स्ट्रोक के उसमें कोई लिए नहीं है। इकोस्प्रिन लोग ले लेते हैं कि स्ट्रोक लगा तो एकदम इकोस्प्रिन खून पतला लेना, करने के लिए वो नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इकोस्प्रिन जो है ना डबल एज्ड वेपन है। ये डबल एज्ड वेपन इस तरीके से है कि अगर आप स्ट्रोक 2 टाइप का होता है, एक तो खून की नस बंद होने की वजह से होता है, एक खून नस फटने की वजह से होता है। अगर खून नस बंद होने की वजह से स्ट्रोक हुआ है तो फायदा तो करेगा, इकोस्प्रिन फायदा करेगा, अगर नस फटने की वजह से हुआ है तो नुकसान करेगा, ब्लडिंग डबल कर देगा वो। हाँ बढ़ा देगा। अरे बाप तो रे। इसलिए आपको पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, एक सीटी स्कैन कम से कम कराना चाहिए, उसके बाद आप फिर ट्रीटमेंट जो भी किसी को भी स्ट्रोक पड़े तो सबसे पहले वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाए। हाँ। सर ये प्रियंका जैन जी पूछ रही हैं, ऐसी कौन सी 3 आदतें हैं जो हर व्यक्ति अपनाए तो ब्रेन और स्पाइन दोनों स्वस्थ रहें? तो सब बता ही चुके सर, काफी बता चुके हैं आप। प्रियंका जी काफी बता चुके हैं, आप पूरा हमारा पॉडकास्ट देखिए। हाँ सर ये अच्छा क्वेश्चन है। सुमिल बिश्नोई जी पूछ रहे हैं, एक किताब जो हर युवा को पढ़नी चाहिए, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, सफलता का एक मंत्र। वेरी गुड। देखिए एक्चुअली किताब के बारे में ना मैं क्या बताऊं सर। सी कई चीज़ें होती हैं, हर आदमी का अपना एक इंटरेस्ट है। बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि एक तो महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि मैंने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से काम किया, पढ़ाई की है। बहुत बढ़िया। तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी एक अच्छी चीज़ है जो पढ़नी चाहिए, पर आज के टाइम में मुझे नहीं पता वो कितना प्रासंगिक है। सर जीवनियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार मैंने स्टीव जॉब की जीवनी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी, या सर्जी पिंस की जो गूगल के इनोवेटर्स हैं। आई थिंक कुछ जीवनियों से आप जो कि आप अपना आप देखेंगे आपका इंटरेस्ट क्या है सर, तो उसके हिसाब से आप, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है सर, तो आप एलन मस्क, स्टीव जॉब, इनको पढ़ो, इनको पढ़ना चाहिए, बाप रे। इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, मतलब इनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। आप और अगर आपको मतलब कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया है ना, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे साथ क्या सीन था, हम लोगों ने इंडिपेंडेंस कैसे ली, वो एक बाकी आप ये तो आपके एक्चुअली इंटरेस्ट पे डेवलप करता है कि इसका साइंस में इंटरेस्ट है। सर बिल्कुल ठीक है सर। एक हमारा राउंड होता है सर, रैपिड फायर राउंड। इसमें सर आपको कोशिश करनी है कि एक सब वर्ड में आपको आंसर देना है। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा? प्रेरणा तो था जिंदगी में कुछ कर सकूं। नहीं सर, कोई ऐसा माध्यम जिससे आप बहुत प्रेरित हो, जिनके वजह से आपने ये प्रोफेशन लिया हो? नहीं, मेरी फैमिली का हमेशा से पसंद है। सर दिमाग के लिए सबसे अच्छा भोजन? दिमाग के लिए सबसे अच्छा भोजन है कि देखिए, भोजन में एक तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सर मैं रिकमेंड नहीं करता कि जो आज की डेट में चल रहा है कि प्रोटीन डाइट लें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बहुत हाई प्रोटीन डाइट लें। एक बैलेंस डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट हाई प्रोटीन या हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट, नॉट लाइक दैट। प्रोटीन पाउडर्स या
जो बाहर अवेलेबल है उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उनके अंदर नहीं पता क्या हमें एडिड है क्या नहीं एडिड है, और वो क्लियरली नहीं मेंशन करते हैं। सर तो इसलिए एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है, सर अल्कोहल के बारे में क्या कहते हैं आप दिमाग के लिए सर? देखिए अल्कोहल तो अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं है चीज अच्छी? अरे बाप रे। अल्कोहल अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए एक मिसकंसेप्शन है। सर अल्कोहल के बारे में एक धारणा है कि रेड वाइन जो है हेल्थ के लिए अच्छी है, गुड फॉर लिवर, गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर हार्ट। बट कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो कि कहती हो कि हार्ट के लिए अच्छी है। सर कोई भी चीज़, हाँ ये स्मोकिंग इज वर्स्ट, बस बट किसी टाइप का भी एडिक्शन, चाहे वो अल्कोहल का या किसी ड्रग्स का, खराब वो है, अच्छा खराब है। ठीक सर। सर रोज कितनी नींद जरूरी है? कि 6 से 8 घंटे नींद होनी चाहिए, कम से कम। और साउंड नींद होनी चाहिए। सर कौन सी एक्सरसाइज सबसे अच्छी है आपके हिसाब से? देखिए फिजिकल फिटनेस के लिए सब एक्सरसाइज जो भी आप कर सकें अच्छी है, पर योगा इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज। योगा है सर। सर अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? ये बढ़िया क्वेश्चन है सर, लोगों में इंटरेस्ट है पता करने के लिए। अगर मैं डॉक्टर नहीं होता, सर अगर फैमिली के हिसाब से जाऊं तो बिजनेसमैन होता, दुकान पे बैठता। सर पर अगर मुझे लगता है कि आज की डेट में मैं देखता हूं कि अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो हो सकता है एंटरप्रेन्योर होता। पॉलिटिक्स में तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। देखिए सर, भगवान का ही आशीर्वाद है मर्दाबाद को कि आप डॉक्टर हैं और आपकी सेवाएं हम लोग ले पा रहे हैं। हम बहुत लकी हैं मर्दाबाद के लोग। सर ये एक लाइन में आपको जवाब देना है, सच या झूठ, मोबाइल से ब्रेन ट्यूमर होता है? एक्चुअली बहुत मुश्किल है कहना इसका, सर आंसर बहुत डिफिकल्ट है। सर वैसे नहीं होता है, बट एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मोबाइल अगर एक ही कान से यूज करते हैं तो कभी कभी उसको एकॉस्टिक न्यूरोमा करके एक छोटा सा ट्यूमर होता है, वो कभी कभी हो सकता है, पर कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है। सर गर्दन चटकाना नुकसानदायक है? इससे कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं होता है। हर माइग्रेन खतरनाक होता है? नहीं, माइग्रेन खतरनाक नहीं होता, इसको कंट्रोल करना पड़ता है। और माइग्रेन के साथ मैं एक बात बताना चाहता हूँ पब्लिक को कि माइग्रेन एक यंगर मिडिल एज की बीमारी है और बच्चों में भी काफ़ी कॉमन हो गई अब। पर माइग्रेन के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आदमी को नींद एडुकेट लेनी चाहिए। अगर नींद एडुकेट नहीं होगी तो कोई भी बच्चा हो या कोई भी एडल्ट हो उसको माइग्रेन हो सकता है। और इसलिए जो है मोबाइल, जैसे हम कह रहे थे, ज़्यादा स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं है, ठीक है। सेकेंडली उसको खाना बिल्कुल एडुकेट खाना चाहिए और टाइम पे खाना चाहिए। बिकॉज अगर आप इरेगुलर खाना खा रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं, ज़्यादा रेगुलर फास्ट रख रहे हैं, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। कुछ केसेज में ठीक हो सकता है, बट अधिकतर केसेज में माइग्रेन कर सकता है। सर ज़्यादा तनाव ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है? ज़्यादा डेफिनेटली नुकसान पहुंचाता है और ये ठीक नहीं है। सर मुझे लगता है कि इतना बढ़िया पॉडकास्ट रहा कि मेरे व्यूअर्स को बहुत फायदा मिलेगा, बड़ा नॉलेज मिलेगी। मुझे ही सर बड़ा ज्ञान मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आज काफ़ी मुझे नॉलेज बढ़ गई है। डॉक्टर साहब अगर इस पॉडकास्ट के बाद सिर्फ एक बात लोग याद रखें जिससे किसी की जान बच सकती हो, तो वो क्या है सर? नहीं, स्ट्रोक के बारे में जैसे मैंने बताया बहुत ज़रूरी है सर कि स्ट्रोक के बाद इमीडिएटली हॉस्पिटल कांटेक्ट करें। और दूसरी बात है कि मिर्गी के बारे में गलत कॉन्सेप्ट ना रखें कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है सर, इसको ट्रीट किया जा सकता है। हो सकता है। तो सर मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गया हमारा पॉडकास्ट और जो हमारे व्यूअर्स को चाहिए था सब आपने दिया सर आज, और बड़ा अच्छा लगा आपका ज्ञान से प्राप्त करके। सर एक छोटी सा शील्ड मेरी टीम की तरफ से, ताकि सर आप हमारी टीम को याद रखें और सर हमेशा याद रखें, हमें हमेशा याद रखें। थैंक यू।